best super specialist and oldest hospital in old Gurugram, Kalyani Hospital. नमस्कार, बीएसएन बिल्कुल सटीक न्यूज के अगले पॉडकास्ट में आपके साथ फिर हाजिर हैं। फिट है तो हिट कार्यक्रम में हम हेल्थ से जुड़ी आपकी एक्सपर्ट के साथ बातचीत कराते हैं, जानते हैं कि कौन सी नई चीज़ें हैं, कौन से ध्यान रखने योग्य हैं। हर बार आपके साथ बहुत अलग से एक एक्सपर्ट होते हैं। तो आज हमारे साथ ईएनटी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रविंद्र गेरा। ये शहर में एनसीआर में बहुत परिचित नाम है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस और इनकी ईएनटी में विशेषताएं बोलती हैं। तो आज हम उनके साथ रूबरू कराने जा रहे हैं आपको, और एक बहुत ही ऐसी एक बीमारी, जैसे बीमारी नहीं कहेंगे, उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है, बच्चों में खास तौर से बढ़ रही है। जी हाँ, खर्राटे जो बच्चों में आजकल आम समस्या देखी जा रही है, तो एपीनिया इन चाइल्ड्स। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू मिस्टर नरूला। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है ये खर्राटों की समस्या, क्या इसे बीमारी समझें या फिर एक नियमित रूप से? ये आजकल और ये जो एपनिया और स्नोरिंग जिसे कहते हैं, जिसे बच्चों में खर्राटे की बीमारी कहा जाता है जी, इससे पहले लोग यही समझते थे कि मेरा बच्चा भी खर्राटा मारता है, मैं भी खर्राटे मारता हूं, ये कोई बीमारी नहीं है जी, जबकि ऐसा नहीं है जी। खर्राटे बच्चों में एक गंभीर समस्या है जो कई रूप से हो सकती है, जिसमें सिर्फ एक सिंपल स्नोरिंग हो सकती है जिसमें बच्चा सोते वक्त एक आवाज करता है, और कई बार बच्चों में ये हाइपोएपनिया होता है जी, जिससे ऑक्सीजन जो सैचुरेशन होती है शरीर में पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, उसको हाइपोएपनिया बोलते हैं जी। और कई बार बच्चों में ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ही डाउन हो जाती है और ब्रीदिंग बिल्कुल रुक जाती है, उसको एपनिया बोलते हैं। उसका नाम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ही कहा जाता है और वो एक बच्चों के लिए खतरनाक बीमारी मानी जाती है। डॉक्टर गेरा, आप मैक्स के डायरेक्टर हैं ईएनटी के जी, और आप अपना भी यहाँ, आपका अपना भी इंस्टीट्यूट है, क्लिनिक है। तो कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे कि कुछ अजीब तरह का कोई ऐसा केस आपके पास खर्राटे से संबंधित आया हो? तो आपने ये बताया कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ये कोई रेगुलर नहीं है, गंभीर बीमारी है। हमारे दर्शकों के साथ डिस्कस करना चाहें आप? ये रूटीन में हम ऐसे केसेस करीब हफ्ते में 10 से 12 बच्चे देखते हैं जिनको रात को सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस रुकता है जी, और कई बार ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से बच्चा अचानक से उठ भी जाता है जी, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं जी। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक केस डिटेक्ट किया जो करीब 10 साल का बच्चा था, जो इससे पहले करीब 3 साल की उम्र से इस स्नोरिंग की बीमारी से और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी से ग्रस्त था, जिसकी वजह से उसके लंग्स की जो कैपेसिटी थी वो काफी डाउन हो गई थी और उसको बार बार लंग्स की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से वो करीब 3 से 4 बार आईसीयू में भी भर्ती रहा। फिर किसी ने उसको सजेस्ट किया, पीडियाट्रिशियन ने, कि आप जाके एक बार किसी ईएनटी डॉक्टर को मिलें और फिर उसका पूरा इवैल्यूएशन करके उसका प्रॉपर इलाज किया गया। आज वो बच्चा बिना किसी इनहेलर के, बिना किसी दवाई के स्नोरिंग से बिल्कुल मुक्त है और वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। देखिए डॉक्टर गेरा, अभी आपने बाकी चीजें तो बताई, आपने शुरुआत में कहा कि इसके कुछ कारण होते हैं, तो मैं कुछ दो चार कारण से आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कई बार मैंने सुना है कि नाक की हड्डी बढ़ने से भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, या गले से, या कुछ लाइफस्टाइल। वो आप खुल के बताइए कि कुछ लाइफस्टाइल से भी कोई फर्क पड़ता है? सबसे
आजकल जो जैसे बच्चों की लाइफस्टाइल चल रही है, जी। तो बच्चों में जो ओबेसिटी, जो वजन बढ़ जाता है, वो जी। एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में स्नोरिंग का। दूसरा, बच्चों में नाक में, गले में, नाक के पीछे वाले हिस्से में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, लैरिंग्स में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, जी। तो उन सब चीजों से ये स्नोरिंग हो सकती है। नाक में हड्डी बढ़ने से, पॉलिप्स बनने से, और कई बार टर्मिनेट बढ़ जाते हैं, जो मांस होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी स्नोरिंग होती है। ऐसे ही गले के, नाक के पीछे वाले हिस्से में एक टॉन्सिल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको एडेनॉइड्स बोलते हैं, वो एडेनॉइड हाइपरट्रोफी से भी मरीजों को कई बार बहुत ज्यादा स्नोरिंग होती है। और जैसे ही गले में देखते हैं, तो अगर टॉन्सिल बहुत बड़े हुए हैं तो उन बच्चों को भी काफी स्नोरिंग होती है। तो ये कब माना जाए? देखिए, मैं कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई छोटा बच्चा भी जो अभी कुछ महीनों का ही या साल का ही हुआ है, उसमें भी जब सोता है तो तेज से आवाज आनी, स्नोरिंग शुरू हो जाती है। तो ये कब सीरियस माना जाए, कब इसको गंभीर माना जाए, कब डॉक्टरी सलाह ली जाए, या कोई प्रिवेंशन भी है या नहीं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी होती है। जी। छोटे बच्चों के अंदर जो श्वास नली होती है, उसके ऊपर एक जिह्वा होती है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। उसकी मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से जैसे ही बच्चा सोता है तो उसका अंदर खिंचाव हो जाता है, जिससे बच्चे को स्नोरिंग होती है। इसको इंग्लिश में लैरिंगोमलेशिया बोलते हैं। अगर ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसका इलाज सर्जरी द्वारा एक प्रॉपर जांच के बाद ही करना चाहिए, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और ग्रोथ प्रॉपर रखनी है तो इलाज करना आवश्यक है। डॉक्टर गेरा, कब ये माना जाए कि मामला थोड़ा गंभीर हो गया बच्चों में? कोई पैमाना है, कोई ऐसा क्राइटेरिया भी है कि किसे घर में भी थोड़ा बहुत केयर किया जा सकता है, और कब आपके डॉक्टर से, आप लोगों से, ईएनटी स्पेशलिस्ट से सलाह ली जाए? आपको रेगुलरली चेक करना है कि आपके बच्चे को जो नींद आ रही है वो ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है, बिना किसी सांस रुके आती है या नहीं आती है। अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करना है। रात में उसको आप सलाइन ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स डाल के उसको डिकंजेस्ट कर सकते हैं। ये कई बार मौसम की वजह से भी होता है कि नाक की मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में हल्का फुल्का नेजल स्प्रे डाल के उसको ठीक किया जा सकता है। अगर इन सब के बावजूद भी बच्चा नहीं ठीक हो रहा है तो उस कंडीशंस में आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और पता करना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, ताकि उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। क्या खाने पीने का भी कोई इस पे प्रभाव पड़ता है? एज सच खाने पीने से ये बीमारी नहीं होती है, पर जैसे कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारा वजन ना बढ़े, क्योंकि जैसे हमने पहली बार ही बताया, लाइफस्टाइल से भी दिक्कत आती है, और खान पान से अगर ओबेसिटी बढ़ती है तो वो ओबेसिटी एक कारण होता है बच्चों में स्नोरिंग का। जी डॉक्टर साहब, स्नोरिंग का लेवल अगर खर्राटे इग्नोर कर दें या लापरवाही जिसे कहते हैं, तो क्या हमारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये बीमारी कितना गंभीर रूप ले सकती है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है नरूला साहब। ऐसे बच्चों में, जो बच्चों में स्नोरिंग है जिसमें ऑक्सीजन डिसैचुरेशन है, उनमें एक फेलियर टू थ्राइव रहता है। बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है। इसमें थोड़ा मेमोरी डेफिसिट भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। मरीज को छाती में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। कई बार ब्लड प्रेशर की भी बीमारी बन जाती है अगर लॉन्ग टर्म स्नोरिंग को इग्नोर किया जाए। तो ऐसे केसेस में जरूरत है कि स्नोरिंग को जल्दी ही पहचाना जाए, उसका उचित जांच करने के बाद उसका उपचार करना ही बेहतर इलाज है। तो आपने ये खुल के बहुत सारी चीजें बताई कि क्या कितने लंबे समय तक इलाज चलता है? क्या ऑपरेशन के अलावा कुछ मेडिसिन्स के जरिए भी इसको रोका जा सकता है? यह आपने बहुत अच्छा एक और सवाल किया है। इसका मेडिकल और सर्जिकल दो तरह का इलाज होता है। जिन बच्चों को थोड़ा नाक की एलर्जी है और थोड़ा एडेनॉइड्स बढ़े हुए हैं,
उनको अगर हम नेजल स्प्रे, कोर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे दें थोड़े समय के लिए, और अगर कोई इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह दें, तो मरीज कई बार ठीक हो जाता है। बट वो संख्या सिर्फ 10 से 20% बच्चे ही होते हैं जो दवाई से ठीक होते हैं। बट अमूमन बच्चे जिनमें बहुत ही ज्यादा एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं, टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, उन बच्चों के अंदर अमूमन इलाज सर्जरी होता है, जिसमें सर्जरी, गले की सर्जरी भी हो सकती है, नाक की सर्जरी भी हो सकती है, और जो तलवा होता है जिसकी मसल्स कोलैप्स कर जाती हैं, उसकी सर्जरी भी कंसीडर करनी पड़ सकती क्या है। नाक की हड्डी बढ़ना भी इसका कारण माना जा सकता है? नाक की हड्डी बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है। अगर ये बिल्कुल ही बंद कर रहा है नाक को, तो जी। उस केस में बच्चे को सांस नहीं आएगा, और सांस ना आने की वजह से रात को एक बहुत लाउड स्नोरिंग होती है, और वो रात को बार बार उठेगा, उसको बार बार, कई बार कहते हैं ना कि बच्चा बिस्तर में ही पेशाब कर देता है, हाँ। तो ऐसी बीमारियां भी बच्चों को लोग होती हैं। कहते हैं इनकी कि वजह बच्चा से डर गया था, डर अचानक। गया, वो अचानक से उठता है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे केस में बच्चे का इलाज तुरंत करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं दर्शकों की जागरूकता के लिए, कि हमने कई बार हल्के फुल्के विज्ञापन देखे कि रात को खर्राटे आते हैं, तो खर्राटे का शर्तिया इलाज, या कोई चीज, कोई एक क्लिप के जरिए भी मैंने कहीं देखा है कि वो क्लिप भेजते हैं कि आप ये क्लिप लगाएंगे तो रात को लगा के सोइए। तो क्या ये चीजें इफेक्टेड हैं या हमें इनसे बचना चाहिए? ये जो भी बताई गई हैं, जो YouTube पे और Facebook पे ऐसी जी। ऐसी चीजें बताई गई हैं, जी। ये बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होती हैं। जी। तो इसीलिए कि अगर जब तक हमारे को बीमारी का पता नहीं है, उसके लिए ये मिथ्स हैं कि आप एक क्लिप लगा लें तो आपको नाक से सांस अच्छा आएगा। वो टेम्परेरी साइकोलॉजिकल रिलीफ हो सकता है, पर वो कोई खर्राटों का इलाज नहीं होता है। मतलब हमें बचना चाहिए उन इन चीजों से हमें बचना जब चाहिए। तक हमें डॉक्टरी सलाह के बाद रीजन ही ना पता हो कि आप तब तक उसका इलाज नहीं करना चाहिए। तो ये हमने बहुत सारा डिस्कस किया नाक को लेकर। गले, थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे आपने कहा शुरू में बताया कि टॉन्सिल अगर हैवी हो तो उसके वजह भी है, तो गले में टॉन्सिल को कैसे नियंत्रण किया जाए, कुछ थोड़ा सा? जैसे आपने पूछा है कि नाक के बाद गला एक ऐसी चीज होती है बच्चों में जिनमें टॉन्सिल और एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं। जी। अगर वो बढ़े हुए हैं और एक मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और नेजोफेरिंग्स के अंदर जो गले के ऊपर वाला हिस्सा है वो 70% से ज्यादा बंद है, तो वो केसेस में मरीज दवाइयों से ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे केसेस में कन्वेंशनल और लेजर असिस्टेड जो एडिनॉइडेक्टमी है और टॉन्सिलेक्टमी है, जी। वो कर देना सबसे बेहतर इलाज माना गया है बच्चों में स्नोरिंग के लिए। क्या खर्राटों से लाइफ थ्रेट भी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि बच्चों के अंदर ये एक भयानक रूप ले सकती है। पेशेंट कैन हैव समटाइम्स सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, कोर पल्मोनेर, कैन हैव द प्रॉब्लम्स इन द लंग्स एंड द हार्ट्स, जी। congestive heart failures can prove fatal in some cases. तो रूटीन में कुछ दर्शकों के लिए कोई आसान सी तरीका है जिसको अभी थोड़े बहुत आते हो, तो कोई आसान ऐसा हो जिस तरह से हम पुराने उसमें देखते थे कि नेति कर लेना, या कुछ ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई क्रिया या प्रक्रिया जो आप डिस्कस करना चाहें? देखिए, जैसे बच्चों में, जैसे आपने कहा कि नेति या और कोई नेजल वॉश टाइप कुछ चीज ऐसे करके बच्चों की स्नोरिंग को कम किया जा सकता है, जो कि बहुत मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में फिर डिफिकल्ट भी बहुत मुश्किल होता है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है ये सोल्यूशन। तो ऐसे केसेस में बजाय ये चीजें करने के एक उचित डॉक्टरी जांच करा लेना ही बेहतर इलाज है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि समय समय पर बाकी जांचों के साथ साथ नाक और गले की जांच भी जरूरी है, क्योंकि खर्राटे को आप बहुत आसान ना लें। ये ना लें कि मेरे दादाजी भी बहुत तेज तेज खर्राटे मारते थे और मेरे फादर भी खर्राटे है तो हमें भी आ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक मुझे डॉक्टर साहब की बातों से लगा, क्योंकि मैं
टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मुझे पता लगा कि वाकई कराटे एक आम समस्या नहीं है, और इसके अलावा डॉक्टर साहब आप कुछ कराटों के बारे में, बच्चों के कराटों के बारे में, क्योंकि आजकल ये बड़ों में तो देखा गया था, बुजुर्गों में करते थे कि कराटे आते हैं, तो इसका कोई थकान से भी इसका कोई रिलेशन है? वही कैरी होम मैसेज यही है कि अगर बच्चे को जब भी आप कभी देखते हैं कि बच्चे को बहुत ज्यादा जोर से कराटे आ रहे हैं, सांस रुक रहा है, तो इन बच्चों को डे टाइम स्लीपीनेस रहेगी, वो थका थका रहेगा, वो काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा, जो स्कूल में परफॉर्मेंस है वो बातें काफी कम हो जाती है, और वो ज्यादातर टाइम वो चिड़चिड़ा रहता है और वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाता जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। समटाइम उसकी मेंटल एबिलिटी पे भी असर पड़ता है, एंड न्यूरो कोग्निटिव एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं ऐसे बच्चों में। तो इसीलिए ये छोटे बच्चों के अंदर अगर आपको लग रहा है कि ये आपको कुछ एबनॉर्मल चीज है आपके बच्चे में, तो उसका इलाज करना ही बेहतर इलाज है, रादर कि आप कोई देसी इलाज करें या ये समझें कि मेरे पिताजी को आता था और मेरे को भी आता था और मेरे बच्चे को भी आ रहा है और एक ही आम बीमारी है। क्योंकि अभी तक की भारतवर्ष में लोगों की यही धारणा रही है कि स्नोरिंग को वो बीमारी ही नहीं समझते हैं, जी, ये तो जबकि स्नोरिंग एक बीमारी है जिसका उचित इलाज होना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण जो बीमारी का है, जो बढ़ रही है, बहुत ही रैपिड पेस से बढ़ रही है भारत में, जिसका सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस ऑफ स्नोरिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि माँ कहती है कि कराटे मार रहा है तो बहुत थक गया है, तो ये सब मिथ है? ये सब मिथ है। थकने से कभी कराटे नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे का रास्ता रुका हुआ है, वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, इसीलिए उसको वो कराटे आते हैं, ना कि ये थकने से। कई बार मस्कुलर हाइपोटोनिया हो जाता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि बड़ों में दारू पीता हूं तो मेरे को कराटे आते हैं, तो ऐसा नहीं है। कई बार वो न्यूरोमस्कुलर डिसकोऑर्डिनेशन से वो कराटे बढ़ सकते हैं, बट वो कारण नहीं होता है। तो आपने बताया कि अगर बच्चे में चिड़चिड़ापन है तो एक कारण कराटे हो सकता है। यस, उसका भी एक कारण माना जा सकता है। यस। तो डॉक्टर साहब से हमने आज अपने यहाँ एक बहुत ही एक नॉर्मल सी समस्या, जिसको कराटे, जिसे आम जीवन में हम बिल्कुल आम बात समझते हैं, उसके बारे में जाना, और जो उन्होंने बताया कि वाकई ये नॉर्मल नहीं, बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको प्रॉपर डायग्नोज करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप हमारे स्टूडियो में आए, Thank you. और मैं दर्शकों आपको डॉक्टर साहब की तरफ से ये बिल्कुल आपको मुतमईन करता हूँ कि और चीजों पर भी डॉक्टर साहब हमारे अपनी सेवाएं हमें देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।